हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी क्लास 7th का चैप्टर 4 वायु करने वाले हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ वायु की एक घनी चादर है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, और ये हमारे जीवित रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें सांस लेने के लिए जो वायु है वो इसी वायुमंडल से मिलती है, और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। अब हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे और ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वायुमंडल में फैल जाती है और पृथ्वी से विकिरित होने वाली ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक लेती है। इस तरह से वो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अगर ये ना होती तो हमारी धरती इतनी ठंडी हो जाती कि हमारा इस पर रहना संभव नहीं होता। अब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊष्मा को रोकती है हमारी पृथ्वी पर, और इससे तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इससे हमारे भूमंडल का जो तापमान है बढ़ता जा रहा है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब वायुमंडल का संगठन, इसको जानेंगे। तो जो हमारा वायुमंडल है इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, इसके अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हैं। अब कौन कौन सी गैसेस हैं और वो कितनी मात्रा में है ये हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन गैस है, और वो पूरे वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन गैस का है। 21% है ऑक्सीजन गैस, 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 0.93% है ऑर्गन, और 0.04 में बाकी सभी गैसेस आती हैं, जैसे हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सब आती हैं। अब हम एक एक करके गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वायु में गैस है मिलती है वो नाइट्रोजन गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन भी हम अपने अंदर ले लेते हैं, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो जो ये नाइट्रोजन है ये पौधों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कुछ जीवाणु होते हैं, वो वायु से नाइट्रोजन लेते हैं, उसके रूप को बदल देते हैं, और उसके बाद में पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं। अब जो दूसरी नंबर पे जो गैस है वो ऑक्सीजन है, जो वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य और पशु को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन मनुष्य और जीव जंतु इसे ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हरे पौधे अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, और वे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से मनुष्य और जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बना रहता है। इसके बाद में हम वायु चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ये वायु चक्र क्या है कि जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो जो वायु ऊपर उठती है उसके स्थान को लेने के लिए ऊपर से ठंडी वायु नीचे आती है। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। मतलब जो गर्म वायु है वो हल्की होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए ऊपर से ठंडी वायु नीचे आती है। इस प्रकार से वायु का ऊपर और नीचे आना जाना, इसी को हम वायु चक्र कहते हैं। अब वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे।
जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है। कौन कौन सी परत हैं वो? शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ब्राह्मंडल और बहिर्मंडल। ये आपको सबसे पहले शोभमंडल जो सबसे नीचे है, उसके ऊपर समताप मंडल है, उसके ऊपर मध्यमंडल है, फिर उसके ऊपर ब्राह्मंडल है और सबसे ऊपर बहिर्मंडल है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शोभमंडल, तो ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं और मौसम से संबंधित सारी घटनाएं इसी मंडल में होती है, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण। इसके बाद में सेकंड नंबर पे है समताप मंडल। शोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और यहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए यहाँ पर आदर्श स्थिति होती है। इसमें ओजोन गैस की भी एक परत होती है। जो ये ओजोन गैस है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद में मध्यमंडल, ये वायुमंडल की तीसरी परत है और समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। चौथी जो परत है वो है बाहरी वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। इस मंडल में आयन मंडल भी एक भाग होता है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अब बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत है और यहाँ पे हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन मिलती हैं। अब हम मौसम और जलवायु के बारे में जानेंगे। मौसम क्या होता है? तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मतलब जो मौसम है वो हर घंटे और दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। जैसे अगर हमें किसी स्थान की जलवायु पता करनी है तो हमें उस स्थान के मौसम का दीर्घकाल तक औसत निकालना होगा, तब हम उस स्थान की जलवायु पता कर सकते हैं। अब तापमान क्या होता है? तो वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। आप इसे सिंपली कह सकते हैं कि वायु में मौजूद ताप की जो मात्रा है वो तापमान कहलाती है। वायुमंडल का तापमान केवल दिनों रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। सर्दी की ऋतु में सर्दी की जो ऋतु है उसकी अपेक्षा गर्मी की ऋतु में तापमान ज़्यादा होता है। तापमान पर आतपन का प्रभाव पड़ता है। अब ये आतपन क्या होता है? तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन को सूर्यातप भी कहते हैं। और जो आतपन है उसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा होता है और ध्रुवों पर तापमान कम होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि तापमापी किसे कहते हैं। थर्मामीटर, जिसे आप जानते हो, थर्मामीटर या तापमापी ये तापमान को नापता है। वायुदाबमापी दाबमान को नापता है। वर्षामापी वर्षा की मात्रा को नापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। अब वायु के दाब के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है। समुद्र स्तर पर वायु का दाब सबसे ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। अब बादल कब होते हैं? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है
और वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है और निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और उच्च दाब के कारण आकाश एकदम साफ होता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब हम पवन के बारे में जानेंगे। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आपने इसे महसूस भी किया होगा, जब आप रोड पे जाते हैं तो आपने धूल उड़ते देखी होगी, तो उसे कौन लेकर जाता है? पवन धूल को उड़ाते हुए ले जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पवन की वजह से जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी उखड़ जाते हैं। अब पवनें 3 प्रकार की हैं: स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवनें। जो स्थायी पवनें होती हैं ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती हैं, जैसे ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवनें। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे स्थल और समुद्री समीर। और भारत के उत्तरी भारत में जो लू चलती है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अब हम आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। आर्द्रता क्या है? वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हम उस दिन को आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और ज़्यादा आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना भी बहुत ज़्यादा निकलता है। अब बारिश कैसे होती है? जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। जल की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना लेती हैं और ये बूंद इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं पाती और वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। जो ज़्यादातर भूमि का जल है वो वर्षा के जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर से जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो जो वर्षा का जल है वो तेज़ी से पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। अब जो वर्षा होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की: चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा। चक्रवाती वर्षा ये ठंडी वायु और गर्म वायु के मिलने से उत्पन्न होती है। जो पर्वतीय वर्षा है, जब आर्द्र वायु ऊपर की ओर जाती है और रास्ते में कोई पहाड़ उनके रास्ते में आते हैं तो उससे टकरा करके वो वहीं पे बारिश कर देती है, उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। संवहनी वर्षा, जब गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती हैं तो ये संवहनी वर्षा का कारण बनती है। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।